हेलो एंड वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। सो आज का टॉपिक क्या हमारा और हम कर क्या रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द यूपीएससी सीएपीएफ 2020, ये हमारा कोर्स चल रहा है। ऑलराइट, और टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे कि बहुत आसान है, पर जब लिखने बैठेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। क्या लिंकेजेस हैं दोनों की? रिलेशनशिप की बात कर लीजिए, लिंकेजेस की बात कर लीजिए, बात एक ही रहेगी। हाँ जी, कौन कौन है मेरे साथ ऑनलाइन? काइंडली फटाफट, मे आई नो योर नेम, जो जो मुझे सुन पा रहे हैं। इफ़ यू कैन हियर मी, आई एम क्लियर, ऑडिबल इनफ, तो काइंडली यस और नो कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। सिंपल सा लॉजिक है ना, जब आप बात करते हैं डेवलपमेंट की और बात करते हैं एनवायरनमेंट की, डेवलपमेंट में होता क्या है? तरक्की कर रहे हैं भाई हम। किस चीज़ की तरक्की? हर चीज़ की है। ह्यूमन डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है। यहाँ पे हम फोकस करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिकली आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट इज, जब आप ग्रो करते हैं मल्टी डायमेंशनल, तो वो बन जाता है डेवलपमेंट। हर चीज़ में आप ग्रो कर रहे हैं, इंडस्ट्री आपकी ग्रो कर रही है, एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है, सर्विस ग्रो कर रही है, आप एनर्जी जो क्राइसिस है उसको ख़त्म कर रही है, मीन्स आप पावर प्रोडक्शन वो ग्रो हो रहा है आपका। तो ये सारा क्या बन जाता है? डेवलपमेंट होने लगती है ना। अब जब ये चीज़ होंगी तो इससे क्या एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ता है एनवायरनमेंट को, या कोई फ़र्क नहीं पड़ता? जितनी मर्जी फैक्ट्रियाँ लगा लो और जितना मर्जी गाड़ियाँ बढ़ा लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ता है कुछ? पड़ता है ना। एनवायरनमेंट और इन दोनों का जो रिलेशन है, मेरे अकॉर्डिंग दैट इज़ इनवर्सली, बोथ आर इनवर्स रिलेटेड। कैसे? अगर आप डेवलपमेंट बढ़ाते जाएंगे, जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी उतना ही एनवायरनमेंट अफेक्ट होगा। यस, दोनों सेम उस पे हैं, बट रिलेशन दोनों का अपोजिट है। आप डेवलपमेंट ज़्यादा करते जाइए, जैसे आपको चाहिए मोर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए? मोर पावर। पावर कहाँ से आएगी? प्लांट से, चाहे वो थर्मल प्लांट है, चाहे वो हाइडल प्लांट है ना, कहीं से तो आप करेंगे ना, चाहे वो न्यूक्लियर प्लांट है। और सबके अपने अपने इशू होंगे, वो क्या करेंगे? अगर थर्मल प्लांट है, पोल्यूशन करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। पोल्यूशन बढ़ रहा है तो ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और ये तो हम कितनी बार बात कर चुके हैं, अब तो हो क्या रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है? क्लाइमेट आपका चेंज हो रहा है। जब आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, मीन्स दिस इज मैटर ऑफ कंसर्न, इट्स अ सीरियस थिंग, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कितनी डेवलपमेंट करें, और जितने ये आपने सुना होगा इंटरनेशनल लेवल पे जो मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहाँ पे यही डेलिब्रेशंस होती हैं कि क्या किया जाना चाहिए। अब या तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाइए, कि अगर आप इंडस्ट्री बढ़ाते हैं, इंडस्ट्री बूस्ट करते हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो मतलब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री होगी तो पोल्यूशन होगा। तो इसका मतलब इंडस्ट्री है तो पोल्यूशन है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर तरक्की है, क्योंकि इंडस्ट्री है तभी तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इकोनॉमिकली आप प्रोग्रेस करेंगे, प्रोग्रेसिव तभी होंगे ना। तो आपकी परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ेगी, है ना, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा, सारा कुछ बढ़ेगा, मीन्स आप ग्रो करेंगे, डेवलप होंगे। पर किस कॉस्ट पे? क्योंकि इंडस्ट्री के बढ़ने से पोल्यूशन बढ़ेगा, और पोल्यूशन किसको अफेक्ट करता है? आपकी जो एयर है वो पोल्यूट हो जाती है, आपका जो वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता, हवा सांस लेने लायक नहीं रहती, जिसको आप कहते हैं कि दिल्ली हैज़ बिकम अ गैस चैम्बर, सांस लेने लायक नहीं है। आपको बैन लगाना पड़ता है दिवाली के क्रैकर्स पे कि आप क्रैकर नहीं यूज़ करोगे, मतलब आप एक फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते। ये रिजल्ट है आपकी ग्रोथ का, ये रिजल्ट है आपकी डेवलपमेंट का कि आप इंजॉय नहीं कर सकते। अब आपको क्या चाहिए? क्यों ऐसा हो रहा है? कि आपका एनवायरनमेंट जो है वो खराब हो रहा है, पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। तो इसका मतलब दिस इज़ अ सीरियस कंसर्न, आपको जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जहाँ पे डेवलपमेंट है वहाँ पे आपका एनवायरनमेंट खराब होगा। और जब हम बात कर रहे थे अपना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की, जो डेलिब्रेशंस हो रही हैं, जो डिस्कशंस हो रही हैं, वहाँ पे यही है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं
उनको कम करना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को कम करना है, आपको उसको एड्रेस करना पड़ेगा ना। अब क्लाइमेट चेंज कब होगा? जब ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ से आ रही हैं? इंडस्ट्री से आ रही हैं। तो इंडस्ट्री का जो पोल्यूशन उसको कम कीजिए। अब कौन कम करेगा? सबसे ज़्यादा पोल्यूट कौन कर रहा है? तो जितने बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा करते हैं? नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, वो तो नहीं करते हैं, और वो गरीब भी हैं। और जो गरीब कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो उनके लिए प्री कंडीशन, अगर उनको डेवलप होना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना पड़ेगा। जैसे इंडिया है, इंडिया क्या है? एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है, और इंडस्ट्री में उतनी पॉपुलेशन नहीं जितनी एग्रीकल्चर में है। तो अगर इंडिया को पावरफुल बनना है, अभी वैसे बन रहा है, पर जितना भी है अभी और कमी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हम इशू क्या देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, पावर्टी, अगर वो सब चीज़ें खत्म करनी है तो क्या करना पड़ेगा? इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाना पड़ेगा, चाहे सर्विस सेक्टर चाहे इंडस्ट्री है। और अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेंगी। तो आप क्लाइमेट चेंज को नहीं रोक सकते, आप अपने एनवायरनमेंट को नहीं बचा सकते। तो दिस इज़ अगेन अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। और अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज़ की, वो कह सकते हैं कि यस, हम अपनी इंडस्ट्री से पोल्यूशन कम कर सकते हैं, कि उनको ज़रूरत नहीं, वो बहुत ऑलरेडी डेवलपमेंट कर चुके हैं। सो दोनों का जो रिलेशन है बहुत अपोजिट सा है। तो इसलिए क्या आपके लिए एक पोटेंशियल डेंजर है जो डेवलपमेंट है, एक मुझे ऐसा लगता है इट्स ए डेंजर फॉर योर एनवायरनमेंट। अब क्या करें? डेवलपमेंट ना करें? तो पहले देखते हैं कि रिलेशन क्या है। वो जितने आपको, आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर वहाँ पे आता है लाइक से डिबेट की उसमें, तो आप वो भी लिख सकते हैं, है ना, आर्ग्यूमेंट भी यहाँ से निकाला जा सकता है, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। तो देख लीजिए क्या क्या है। एनी हाउ, अगर बात करें इंडस्ट्री की, तो क्या रिलेशन इंडस्ट्री का? तो इंडस्ट्री पर आप देख लीजिए, जो इंडस्ट्री हैं वो क्या करती हैं? पॉल्यूटेड गैसेज रिलीज करती हैं, आपके एनवायरनमेंट को वो क्या कर रही हैं? गंदा कर रही हैं। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो रहा है, राइट? एयर पोल्यूशन हो रहा है। इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, जो एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं, कोई पेंट बना रही है फैक्ट्री, कोई केमिकल यूज़ कर रही है, तो कई बार वो ट्रीट नहीं करते हैं वाटर को, ऐसे डिस्चार्ज कर देते। कहाँ पे? रिवर्स में। तो आपका जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो रिवर हैं, जो वो पानी है जिसको आपने पीना है, द ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज, दे आर गेटिंग पॉल्यूटेड। तो दिस इज अगेन मैटर ऑफ कंसर्न। तो वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है। अगर वाटर पोल्यूशन बढ़ेगा, पहले ही पानी की कमी है, ऊपर से हम क्या कर रहे हैं? ऊपर से उस कमी को और एग्रेवेट कर रहे हैं। कैसे? पानी को गंदा करके। हमने डिस्कस किया था क्लास में कि जो वर्ल्ड में पानी है पहले ही बहुत ट्रेसिस है, 0.5% आप कह लीजिए जो आपके पास अवेलेबल है फ्रेश वाटर, है ना, जिसको जो आपके एक्सेस में है, क्योंकि बहुत सारा तो कहाँ पे है, जो फ्रेश वाटर भी है वो या तो आपके ग्लेशियर्स हैं, आइस कैप्स हैं, उनमें है, फ्रोज़न फॉर्म में हैं, आइस शीट्स हैं। तो जो आपको चाहिए ग्राउंड वाटर और रिवर वाला, तो उसमें बहुत कम रहता है, 0.5% फ्रेश वाटर जो आप एक्सेसिबल है, और उसको भी आप गंदा कर देंगे तो आपके पास पानी नहीं बचेगा। तो ये हो रहा है आज की डेट में। और इंडस्ट्री है, या तो उसको साफ कीजिए, नहीं कर रहे तो क्या होगा? ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इंडस्ट्री क्या कर रही है? आपके एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही है। जहाँ जहाँ देख लीजिए कैसे, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं नंबर 1, तो उनके किनारे पे उनके पास जो वाटर बॉडीज़ हैं, अगर कोस्टल हैं तो कोस्टल एरियाज़ देख लें, तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? आपको वहाँ पे मिलेगा पॉल्यूटेड वाटर। या दूसरा ऐसे देख लीजिए, सर्वे था कि इंडिया की जो रिवर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, जो पॉल्यूटेड स्ट्रेच हैं उनकी। तो कुछ रिवर आपको मिलेंगे, जिससे गंगा है, कानपुर पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। क्यों है? इंडस्ट्री है वहाँ पे, टैनरीज हैं वहाँ पे ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ पे। मूसी जो है हैदराबाद के बैंक पे है ना, ये सॉरी हैदराबाद मूसी के बैंक पे, तो वो पॉल्यूटेड है। चंबल पॉल्यूटेड है। तो मेजॉरिटी जो रिवर है, करीब 350 स्ट्रेचेज हैं रिवर्स की जो पॉल्यूटेड हैं। क्यों पॉल्यूटेड हैं? इंडस्ट्री की वजह से। तो और रिवर्स से क्या होता है? रिवर से आप इरिगेशन करते हैं, रिवर से आप पानी पीते हैं, आप यूज़ करते हैं अपने लिए, तो एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप इंडस्ट्री उस वाटर को पॉल्यूटेड कर रही है। कुछ ऐसे भी देखा गया डेड जोन्स। अब ये नहीं कि आपको परेशानी हो रही है, जो मेरीन लाइफ है उसको भी प्रॉब्लम हो रही है। जितने भी एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, कुछ इंडस्ट्री से होगा, कुछ एग्रीकल्चर से भी हो सकता है। पर्टिकुलरली इंडस्ट्री की बात करें तो जो कोस्टल सिटीज़ हैं, जैसे ये एरिया है
और यहाँ पे एक सिटी है, तो यहाँ पे अगर इंडस्ट्रियलाइज है वो, तो इस एरिया में क्या होगा, ओशन में यहाँ पे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो वो आ जाते हैं और वो क्या क्रिएट करते हैं, ऑक्सीजन डिमांड होती है उनकी, और वो वहाँ की जो ऑक्सीजन है उसको ख़त्म कर देते हैं वाटर बॉडी को, उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया, है ना, एनारोबिक कंडीशंस बन जाती हैं वहाँ पे। तो वो जो पानी है वो क्या हो गया, पोल्यूटेड हो गया, दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द मेरीन लाइफ, और ऐसे जोन को कहा जाता है डेड जोन्स। तो डेड जोन बन रहे हैं, जैसे गल्फ जो है, गल्फ ऑफ मैक्सिको आपने सुना होगा, जो अरेबियन ओशन है ना, गल्फ ऑफ ओमान, वो वाला जो एरिया है, तो वो सारे डेड जोन्स हैं, कुछ बड़े डेड जोन हैं। डेड जोन ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्रियल टाउन है उसके पास आपको मिल जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये आपके एनवायरनमेंट के लिए एक खतरा पैदा कर रहे हैं। कौन कर रहा है, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, पर वो क्या कर रही है आपके लिए, आपके एनवायरनमेंट को खराब कर रही है, आपके एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है वो। सो रिलेशन बन गया, यस बन गया रिलेशन, है ना। फिर पावर जनरेशन की बात करें, पावर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती, आज की डेट में तो आपका घर भी नहीं चल सकता, क्योंकि पानी भी की सप्लाई उसी से हो रही होती है, और कुछ नहीं, आपका जो मोबाइल है उसी से चलता है। मोबाइल आपका ना चले तो आपको ऐसी लगेगा आधा अधूरा से ज़िंदगी लगने लगती है। एनी हाउ, तो यहाँ से क्या हो रहा है, अगेन पोल्यूशन। तो ये जो थर्मल प्लांट्स हैं इतने टॉक्सिक गैसेस रिलीज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, और जहाँ पे थर्मल प्लांट्स होंगे आप देखिए वहाँ पे सराउंडिंग एरिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन आपको नज़र आएगा। उसके अलावा एयर पोल्यूशन वो कर रहे हैं, और वहाँ से क्या निकलता है, जो बॉइल्ड वाटर है, बॉयलर्स लगे होते हैं इसमें, पानी गर्म होता है तभी स्टीम बना के वो पावर जनरेट करते हैं। अब बॉइलिंग से क्या होता है, उसकी जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो चुकी होती है, उस बॉइल्ड वाटर को, वार्म वाटर को वो डिस्चार्ज कर देते हैं, तो गर्म होता है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, तो देखने में वो पानी वो क्लीन लगेगा, बट ऑक्सीजन ना होने की वजह से क्या हो गया, वो दैट इज अनयूजफुल, या एक खतरा है किसके लिए, मेरीन लाइफ के लिए, क्योंकि मेरीन लाइफ इसमें सर्वाइव नहीं कर सकती अगर ऑक्सीजन नहीं होगी। तो वो भी उसको क्या कहते हैं, पोल्यूटेड वाटर है। कौन सा पोल्यूशन है, वो थर्मल पोल्यूशन है। तो ये एक पावर जनरेशन प्लांट जो थर्मल प्लांट है वो क्या क्या कर रहा है, एक तो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, तो दोनों चीज़ें ये कर रहा है। उसके अलावा आप बात करें किससे, रेडिएशन, न्यूक्लियर प्लांट ज़रूरत है, क्योंकि आपकी डिमांड बढ़ रही ही है, और डिमांड बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, रेडिएशंस जो है न्यूक्लियर प्लांट के वो बहुत खतरनाक है, वो आपको पता है। इंडिया में भी 6-7 जगह पे प्लांट हैं, बट और लगाने की कोशिश की जा रही है, बट उससे पहले वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो चुकी हैं। हरियाणा में फतेहाबाद में लगाने की कोशिश की जा रही है ना, महाराष्ट्र में एक जगह वहाँ पे लगा रहे हैं, तो लोग प्रोटेस्ट करें, क्यों, उसके जो रिस्क है लगाने का, वहाँ से जो रेडिएशंस निकलेंगे वो सभी को पता है कि वो बहुत हार्मफुल होंगे, दिखते नहीं रेडिएशंस, पर ख़त्म कर देगी वो पॉपुलेशन को। फिर दूसरा, इसमें से जो वेस्ट निकलता है उसके डिस्पोजल का भी हमारे लिए अभी कोई वे आउट नहीं है कि कैसे डिस्पोज किया जाए उसको। तो सोल्यूशन ना होने की वजह से क्या होता है, उसको प्रॉपर डिस्पोज नहीं कर जाते, तो वो भी क्या एक डेंजर है, इट पोजेज अ डेंजर ऑफ रेडिएशंस, किसके लिए, जो वहाँ की पॉपुलेशन उसके लिए। तो अब यहाँ पे दिक्कत ही होती है, अब क्या करेंगे, बिजली तो चाहिए, तो थर्मल प्लांट लगाएं या ना लगाएं, लगाएंगे तो पोल्यूशन होगा, नहीं लगाएंगे तो आपका काम ही नहीं चलेगा। काम चलाने के लिए लगाना पड़ेगा, अगर ये लगाएंगे तो मतलब पोल्यूशन करना पड़ेगा आपको। और ऐसे नहीं, ये फिर डैम में आप कहेंगे कि हाइडल जो प्रोजेक्ट हैं वो तो बहुत अच्छे होते हैं, उससे तो कुछ नहीं होता, उससे कोई पोल्यूशन नहीं होता, फिर वो क्यों नहीं लगा दिए जाते। हाइडल जो प्लांट हैं और वो उससे कई काम लिए जाते हैं, इरिगेशन भी की जाती है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी उसको यूज़ होता है, सो एंड सो फोर्थ, है ना, हम करते हैं उसको, जिनको हम कहते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स या मल्टीपर्पज़ डैम्स हैं वो। तो इससे इकोलॉजी को कोई फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एनवायरनमेंट को और इकोलॉजी को क्या फ़र्क पड़ता है, पहला जहाँ पे लगेगा, मान लीजिए आपने एक डैम बनाया तो पीछे क्या बन गया, एक लेक बन गई। लेक बनेगी तो कुछ एरिया को कवर करेगी, सबमर्ज हो जाएगा एरिया, वाटर लॉगिंग होगी उस एरिया में, तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया आपने। दूसरा, लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर, वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड भी होगी, बिल्कुल होगी, विलेजेस होंगे वो भी होंगी, तो एग्रीकल्चर भी आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। एनिमल्स होंगे, कितने बचा सकते हैं, बचा लीजिए, पर मेजॉरिटी ऐसा होता है कि डेथ हो जाती है, एनिमल्स मर जाते हैं। तो ओवरऑल क्या कर रहे हैं आप, पेड़ पौधों को भी मार रहे हैं आप,
एनिमल्स को मार रहे हैं, तो आप पूरी बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर रहे हैं, लोगों को वहाँ से मूव करना पड़ता है। चलिए दिस इज़ नॉट एनवायरमेंटल, बट ये तो है वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी, सराउंडिंग एरिया में वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम हो जाती है और सैलिनिटी बढ़ जाती है। सैलिनिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो आपका लैंड है वो डिग्रेड होनी शुरू हो जाएगी, तो सॉइल डिग्रेडेशन इसको आप कह सकते हैं। तो ये क्या है, अगेन नेगेटिव इम्पैक्ट है। एक डैम लगाने का, हाइडल प्रोजेक्ट बनाने का भी एडवर्स इम्पैक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ये ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, अदरवाइज आपको पावर कहाँ से मिलेगी। उसके अलावा आप आज एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज़ पे भी या प्राइमरी सेक्टर पे, तो माइनिंग है। माइनिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमें एनर्जी चाहिए तो कहाँ से आती है सबसे ज़्यादा हमारे पास एनर्जी, वो आती है कोल से। ये आपको पता ही होगा, इंडिया की जो नीड है उसका 60% जो कंट्रीब्यूशन है वो कोल देता है। कोल कहाँ से आते हैं, माइनिंग से। अब कोल की माइनिंग, पहली बात तो कोल लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, जिसको कहते हैं नॉन रीन्यूएबल है, फॉसिल फ्यूल है। और फॉसिल फ्यूल है तो क्या करेगा, पोल्यूशन। अब जितना आपको चाहिए, जितनी आपकी डिमांड बढ़ रही है, उतना ही आप पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। चलो हो रहा होगा, बट माइनिंग से क्या, माइनिंग करेंगे तो क्या होगा, आपको वो एरिया क्लियर करना पड़ेगा। फॉरेस्ट है, आपने क्या कर दिया, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो ये इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, बिल्कुल है, आपकी इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है। और जब वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो सॉइल लूज हो जाएगी, उसका इरोजन होना बहुत आसान हो जाता है, लैंड डिग्रेड हो जाएगी। और जो ये आप सुनते हैं कि लैंडस्लाइड आ रही है, तो पर्टिकुलरली जो हिली एरियाज है, जब वहाँ पे माइनिंग की जाती है, सो वो एरियाज दे बिकम मोर प्रोन टू द लैंडस्लाइड एंड सच काइंड ऑफ नेचुरल हज़ार्ड्स। चाहे वो आप कह लीजिए रॉक फॉल हो सकता है, मास मूवमेंट जिसको कहते हैं वो हो सकता है, मड क्रीप हो सकता है, तो वैरायटी ऑफ थिंग्स है जो वहाँ पे देखने को मिलती है। फॉरेस्ट कवर अगर आपने कहीं का भी डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसका इम्पैक्ट वहाँ की सॉइल पे, उस पर पड़ेगा। दूसरा वहाँ की जो रेनफॉल पैटर्न है वो सभी पे पड़ता है, और वहाँ का जो फ्लोरा फॉना है वो डिस्टर्ब होगा ही होगा। तो अगेन माइनिंग से आप क्या कर रहे हैं कि माइनिंग से तो हमें क्या चाहिए, और ओर निकालते हैं, क्योंकि ओर निकलेगा। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए आयरन ओर है, फेरस जिसको बोलते हैं, है ना। आपको क्या चाहिए, कॉपर चाहिए, आपको चाहिए मैग्नीज चाहिए, है ना, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज Mn। तो ये सारे चाहिए, स्टील बनाना है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सारी वो है जिससे आपकी इंडस्ट्री चलती है। जैसे स्टील है, बेसिक इंडस्ट्री इसी से चलती है, बेसिक इंडस्ट्री का कोर कंपोनेंट है ये। अगर स्टील नहीं है तो बहुत सारी इंडस्ट्री आपकी नहीं चल सकती। हर चीज़ में तो स्टील यूज़ होता है, यानी कि लोहा जिसको बोलते हैं, नॉट स्टेनलेस स्टील आई एम टॉकिंग अबाउट। अगेन फेरस कहाँ से आएगा, माइनिंग से। तो जहाँ जहाँ पे आप माइनिंग करते हैं वहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। वहाँ पे एग्रीकल्चर लाइक जो ज़मीन है वो नहीं बचेगी। तो ये क्या हो रहा है, आपका एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि और भी है, जहाँ पे माइनिंग होगी वहाँ पे जो पार्टिकुलेट मैटर है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। जो सॉलिड पार्टिकल्स है हवा में घूमते फिरते रहते हैं, वो भी एक कंपोनेंट है किसका, एयर पॉल्यूशन का, राइट। फिर एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर तो बेसिक चीज़ है भाई, इसको थोड़ी छोड़ देंगे। अब आप क्या कहते हो, एग्रीकल्चर बंद कर दें? एग्रीकल्चर बेसिक है, फूड सिक्योरिटी के लिए आपको एग्रीकल्चर चाहिए। हमने क्या किया, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें क्या करना था, प्रोडक्शन बढ़ानी थी। अब प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी, आपको इनोवेशंस करनी पड़ी, हमने की, और कुछ टेक्निक्स हमने बाहर से सीखी, जिसको आप कहते हैं क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन। ऐसे आपने सुना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन। बट ग्रीन रेवोल्यूशन के तो अपने फॉल आउट्स हैं, एडवर्स इम्पैक्ट बहुत हैं, इकोनॉमिक भी हैं, सोशल भी हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे है कि एनवायरमेंटल बहुत बड़ा है। उसके लिए क्या चाहिए, HYV सीड्स। प्रोडक्शन बढ़ी इनसे, बिल्कुल बढ़ी, मल्टीप्लाई हो गई। जो इंडिया कभी डेफिसिट हुआ करता था, क्या हो गया, सरप्लस हो गया। बट अब हमारे लिए क्या नुकसान है उसका नुकसान ये है, इसको बहुत सारा केमिकल चाहिए, इसको बहुत सारे पेस्टिसाइड चाहिए, इसको बहुत सारा पानी चाहिए। ये होगा तभी आपकी प्रोडक्शन जो अच्छी हो सकती है। अगर पानी नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं है, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं है, पेस्टिसाइड नहीं है तो भी प्रोडक्शन नहीं है। तो हर तरफ से आपको लॉस ही लॉस है। अब मान लीजिए हमने प्रोडक्शन कर ली, ये सारा हमारे पास है, तो क्या होगा, केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, केमिकल नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, नॉट गुड फॉर द सॉइल। कहाँ जा रहे हैं वो, इधर आपकी फूड चेन में आ रहे हैं या सॉइल में जा रहे हैं। पेस्टिसाइड क्या हो रहा है, केमिकल्स कहाँ जा रहे हैं, या तो आपके अंदर आ रहे हैं बॉडी में, खा रहे हैं फूड के साथ,
या फिर सॉइल में जा रहे हैं तो आपकी जो सॉइल है वो टॉक्सिक हो रही है। फिर बार बार एक ही चीज़ करने से जो सॉइल है वो डिग्रेड हो रही है, जिस सॉइल डिग्रेडेशन उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, एनवायरमेंटली वो वीक हो रही है, राइट। ग्राउंड वाटर वो कम हो रहा है, और आपने ये न्यूज़ भी सुनी होगी, अक्सर आजकल आता रहता है वाटर क्राइसिस की वजह से। जैसे वो एरियाज जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था और अभी भी चल रहा है ना, तो वहाँ पे नियर फ्यूचर मीन्स विद इन ए डेकेड वाटर क्राइसिस बहुत बड़ा आने वाला है। जैसे पंजाब, इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल दिया जाता है कि पंजाब का जो साउथ एरिया है, जो सतलुज नदी से नीचे वाला एरिया, उसमें क्या होने वाला है कि वो ब्लॉक खाली हो जाएंगे, वहाँ पानी नहीं मिलेगा एग्रीकल्चर के लिए। तो बेटर है अभी से आप उसको ध्यान दीजिए और स्विच कर जाइए किसी और क्रॉप के ऊपर। तो एक तरफ एग्रीकल्चर आपको क्या दे रहा है, फूड सिक्योरिटी आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, बट साथ साथ में क्या रहा है उसके एडवर्स इम्पैक्ट। तो जहाँ पे आपका डेवलपमेंट है वहाँ पे साथ में क्या रहा है, सो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रक्शन गो साइड बाय साइड, कह सकते हैं। यस, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस पे कमेंट कीजिए कैसे, ठीक है। फिर केमिकल्स आ रहे हैं आपके फूड चेन में, उसके अलावा जो आपने केमिकल्स डाले, बारिश आती है और वो कहाँ जाते हैं, बारिश का पानी चला जाता है किसी वाटर बॉडी में। अब कहीं जहाँ वो पानी जाएगा उसमें केमिकल लेके जाता है अपने साथ। केमिकल होंगे तो क्या होगा, ये आपने सुना होगा अल्कल ब्लूम। अल्कल ब्लूम हो गया तो उस वाटर बॉडी का जो पानी है वो पोल्यूटेड हो जाएगा, कवर कर लेगी उसमें से, और ग्रेजुअली वो डेड हो जाती है। पानी रहेगा पर डेड वाटर बॉडी होगी, वो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, और जो वहाँ की मेरीन लाइफ है उसको बहुत बड़ा लॉस होगा, उसकी डेथ हो जाती है, अक्सर देखा गया है। तो ये किस वजह से हुआ, आपके एग्रीकल्चर की वजह से। तभी आपने सुना होगा किस तरफ जा रहे हैं हम, किस तरफ जा रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। कोशिश यही हो रही है कि ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए, केमिकल का कम यूज इस्तेमाल होना चाहिए, कुछ ऐसी बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं। और देखते हैं, कुछ आपने ऐसा सुना होगा कि एग्रीकल्चर के पार्ट होता है एनिमल हस्बेंड्री, तो वहाँ पे भी हमने कोशिश की। आपने सुना होगा वाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड। वाइट रेवोल्यूशन किस चीज़ का है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं। और एक चीज़ ऑब्जर्व की जाती है, कुछ ना दवाइयाँ दी जाती हैं जब मिल्किंग की जाती है, कुछ दवाइयाँ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं कैटल्स को ताकि वो दूध दे दें, कुछ ऐसा हमने सुना है ना। कुछ मेडिसिन उनको दी जाती हैं, तो कुछ मेडिसिन उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है, आपकी इकोलॉजी पे, आपके एनवायरनमेंट पे, जो अपेरेंटली सभी को नहीं दिखता है। स्टडी की गई तभी जाके पता लगा कि जो डाइक्लोफिनेक है जो एनिमल्स को इंजेक्ट की जाती है, वो कहाँ जा रही थी कि जो एनिमल्स डेड हो जाती थी उनको कौन खाता था, वल्चर्स खा जाते थे। उस वजह से उनकी जो किडनीज हैं वो फेल हो गई, स्पाज़म आ गया उसमें। रीनल फेलियर की वजह से जो वल्चर्स हैं वो एक्सटिंक्ट होने शुरू हो चुके हैं। कहा जाता है कि आज की डेट में बहुत कम बचे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया उनको कंजर्व करने के लिए, प्रोजेक्ट वल्चर। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया कि अब आप चेक कीजिए कि प्रोजेक्ट वल्चर में कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए उनके लिए जो लाइक सेंटर्स बनाए हैं। जैसे एक हरियाणा में है, दिस इज़ नियर पिंजौर, तो वो देख लीजिएगा। तो डाइक्लोफिनेक है, एसिक्लोफिनेक है, निमोसलाइड्स है, कीटोप्रोफेन है। तो जो प्रोफेन है, जो इबुप्रोफेन वगैरह सारी क्या है, दिस इज समथिंग जो हार्मफुल है किसके लिए, बर्ड्स के लिए हैं। तो आप यूज़ कर रहे हैं मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो आपके लिए अच्छी चीज़ है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपकी तरक्की होगी ना। बट दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ये इम्पैक्ट जा रहा है, मतलब इंडस्ट्री बची नहीं, एग्रीकल्चर भी बचा नहीं। तो एग्रीकल्चर भी अगर आप करेंगे तो किसी की कॉस्ट पे करेंगे, किसी की लाइफ की कॉस्ट पे आप कर रहे हैं। फिर आप आ जाइए कि हमें रोड्स बनाने हैं। रोड कितने ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। रोड्स हैं, रेलवेज़ हैं, पाइपलाइंस हैं, है ना। ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी, बिल्कुल ज़रूरी हैं। कैसे ज़रूरी हैं कि जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी ही आपका जो ट्रेड है, इंडस्ट्री है, बिजनेस है, वो ज़्यादा अच्छा होगा। देख लीजिएगा जितने जितने स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको ट्रेड ज़्यादा नज़र आता है, प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा नज़र आती है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा होगा, अच्छे रोड होंगे। जहाँ पे नहीं है अच्छे रोड, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो स्टेट्स अभी बैकवर्ड होंगी। इतना आपको एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए, इतना आपको डिफरेंस वैसे ही नजर आएगा, देख भी लेंगे। अब अगर रोड बनाए जाते हैं तो किस कॉस्ट पे बनाए जाते हैं, हाईवेज बन रही हैं, एक्सप्रेसवेज बन रही हैं, किस कॉस्ट पे बन रहे हैं। पुराने रोड हुआ करते, उनके किनारों पे पेड़ हुआ करते थे, डिफॉरेस्टेशन होना शुरू हो चुका है। अक्सर आप देखते हैं कुछ ऐसे सीन, ऐसा नहीं कि इसी में हर जगह हो रहा है, चाहे शहर में है, घर बन रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं। तो
दोबारा वो लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, आई डाउट लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता लग रहे हैं, बहुत शायद कुछ स्ट्रेचेस पे, कुछ पैच पे लगा दिया गया, अदरवाइज जितने हाईवेज हमने बना दिए उतने पेड़ नहीं लगाए गए हैं। तो कर क्या दिया आपने, आपने नुकसान करना स्टार्ट कर दिया। वो ट्री जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे, है ना, पोल्यूशन तो पहले भी होना है, अभी भी हो रहा है, अब पोल्यूशन बढ़ चुका है तो ऑक्सीजन बढ़नी चाहिए, आपने उल्टा ऑक्सीजन भी कम कर दी तो पोल्यूशन तो और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है। फिर पाइपलाइन बिछा रहे हैं, तो पाइपलाइन कहाँ से जा रही है, पाइपलाइन रोड के ऊपर से नहीं जा रही है, रेलवे ट्रैक रोड के ऊपर से नहीं जा रहे, वो कहीं से भी जाते हैं। कहीं से का मतलब रेजिडेंशियल एरिया से, कमर्शियल एरिया से, एग्रीकल्चर फील्ड से, कहीं से भी जाए, जंगल से भी जाते हैं। तो एग्रीकल्चर फील्ड से जाएंगे मतलब आप एग्रीकल्चर लैंड को भी क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक बनाया अपने, एग्रीकल्चर लैंड से निकल के जा रही है, जाती हैं बिल्कुल ट्रेन, तो क्या हो रहा है वहाँ पे, आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो यानी कि आपकी हर चीज़, चाहे वो इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी क्या कर रहा है, आपके लिए नुकसान की चीज़ बन रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है वो। ठीक है, इरिगेशन की बात कर लीजिए, एग्रीकल्चर के पार्ट आ जाता है इसमें, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डाल सकते हैं, क्योंकि पानी के बिना तो पॉसिबल नहीं है। अब कैनल बनाते हैं, कैनल क्या होता है, बहुत अच्छी चीज़ है। कैनल से क्या बेनिफिट है कि पानी जो है जहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे रेनफॉल नहीं होता, तो वहाँ पे पानी पहुँचा दीजिए और खेती जो हो जाएगी। पंजाब का कुछ ऐसे ही हाल है, पंजाब का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे बारिश उतनी नहीं होती है, 50 to 70 सेंटीमीटर है, जबकि पंजाब में पूरे में रेनफॉल जो वीट और पैडी दोनों की प्रोडक्शन की जाती है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि पंजाब में नेटवर्क है, किस चीज़ का, कैनल्स का। यूपी में नेटवर्क है कैनल्स का, तो उस वजह से इरिगेशन पॉसिबल है, और इरिगेशन पॉसिबल की वजह से एग्रीकल्चर पॉसिबल है। पर उसके अपने साइड इफेक्ट हैं जी। इफेक्ट क्या है, ऐसा कुछ वाटर लॉगिंग देखने को मिलता है। जब ऐसा होता है तो वहाँ पे सैलिनिटी बढ़ जाती है, सैलिनिटी बढ़ने से वो एरियाज इनफर्टाइल हो जाते हैं। यस, अलग अलग नाम होते हैं लोकल इसके, रे बोला जाता है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में बोलते हैं कलर, ज़मीन कलरी हो जाती है जी, ऐसे कुछ कहते हैं। तो वो इनफर्टाइल कर दिया अपनी ज़मीन को। तो एक तरफ जहाँ बेनिफिट है, नुकसान भी है। दूसरा आजकल चल रहा है किस चीज़ का, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, कि जो अभी एक प्रोजेक्ट आपने सुना होगा कि केन नदी को बेतवा से जोड़ना है, और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो प्रपोज्ड हैं इंडिया में। क्यों प्रपोज्ड हैं, दो रीज़न है कि जो नॉर्थ इंडिया वहाँ पे फ्लड्स आते हैं, वहाँ की रिवर्स पेरिनियल है, साउथ इंडिया जो डेफिसिट है, तो नॉर्थ की जो रिवर है उनका एक्सेस जो पानी है वो साउथ इंडिया के रिवर में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। बट वहाँ पे अप्रीहेंशन ये है कि पहली बात तो वाइबिलिटीज़ की जो है, या फिजिबिलिटी की बात कर लीजिए, बड़ा लगता नहीं हमें फिजिबल है, क्योंकि कॉस्ट बहुत इन्वॉल्व है, उसको भी छोड़ दीजिए। अगर सिर्फ आप बात करें एनवायरनमेंट की, तो इश्यूज़ हैं, जैसे कैनल का अपना इशू मैंने आपको बात की। फिर अगर आप लेके जाते हैं कि एक रिवर इस एरिया में इधर, तो बीच में हो सकता है छोटे छोटे रिवर्स हों, फिर जब कैनल बनाएंगे तो उसके अपने इशू है, ग्राउंड वाटर है उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा आपका फ्लो, और फिर पेड़ को जो पेड़ है वो काटेंगे आप। अगर इसकी मैं बात करूँ केन बेतवा की, तो यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व है। अब यहाँ से पानी कैसे जाएगा, यहाँ पे आपको एक बैरेज बनाना पड़ेगा, और एक लेक बनानी पड़ेगी बड़ी सी, जैसे डैम बना दिया तो कुछ ऐसा होगा, डैम होगा, वहाँ से पानी रिलीज़ किया जाएगा, प्रेशर होगा, तभी वो पानी यहाँ तक पहुँच पाएगा। अगर आप यहाँ पे डैम बना रहे हैं, इसका मतलब सबमर्जेंस ऑफ लैंड होगा, और यहाँ पे जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसके लिए खतरा पैदा हो रहा है। तो आप तो पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बट हो क्या रहा है उससे, डिस्ट्रक्शन। तो आप कर रहे हैं डेवलपमेंट, हो क्या रही है आपके एनवायरनमेंट की डिस्ट्रक्शन। तो डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट फिर जुड़े हुए हैं, बट पॉजिटिवली नहीं है, नेगेटिवली जुड़े हुए हैं, राइट। फिर अगर हम बात करें ये टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, ये क्या है, दिस इज समथिंग जिसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपकी कम्युनिकेशन को। पहले होता था कि वो 20 साल पहले चले जाइए, 25 साल पहले जाइए, है ना, आई रिमेंबर इन ऑफ माई चाइल्डहुड, कि पहले क्या हुआ करता, फ़ोन हुआ करते थे, बड़ी मुश्किल से घर में लगा करते थे, वो भी कि पड़ोसी के घर में लग गया है तो मेरे घर में लग गया तो पड़ोसी को बुला ले, कुछ ऐसे ऐसे चला करता था, है ना। आपको अगर घर से बाहर निकल गए तो आपको कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता। अब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी। तो ये क्या किया आपने, डेवलपमेंट कर ली। अब आप इतने डेवलप हो गए हैं कि आपके पास लैपटॉप है, आपके पास फ़ोन है, आप कहीं भी रहिए एंड स्टे कनेक्टेड विद योर नियर वन डियर वन, और पूरे वर्ल्ड में कुछ भी आप डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, आप इमेजेस सेंड कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, है ना, स्काइप पे बात होने, वर्चुअल रियलिटी भी हो सकता है, कुछ आ जाए आगे कि आप उनसे पूरा 3D फॉर्म में बात कर सकें। पर ये क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है पॉजिटिवली अगर बात करा जाए, पर इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिल रही है। इम्पैक्ट ये है कि जो बर्ड्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा इनके इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। कहा जाता है जो स्पैरो हुआ करती है ना छोटी सी, आजकल वो नहीं दिखती है।
किस वजह से कि जो ये सेलफोन के टावर्स हैं इनमें से रेडिएशंस निकलते हैं, उसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गई है, ख़त्म हो चुकी हैं, वो डेथ हो गई उनकी। और जो अभी आ रहा है 5G, उसके लिए भी ऐसी एप्रीहेंशंस हैं कि 5G क्या करेगा, शायद और आपका नुकसान करने वाला है। अभी यू नेवर नो कि क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्योंकि ये वेव्स हमें दिखती नहीं है। जो रिसर्च होगी, जो स्टडीज़ होंगी, हम उसके बेसिस पे बात करेंगे। एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे साथ में, वो आपने सुना होगा एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI, कैसी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये क्या है, मेडिकल साइंस में आपने तरक्की की है, ये बताती हैं कि आपको डायग्नोज करवाना है, ये चीज़ें बहुत अच्छा डायग्नोज कर देते हैं। इनिशियली एक्सरे से डायग्नोज हो जाता है जो इंटरनल बॉडी पार्ट है, उसके बारे में फिर आप उस पर अल्ट्रासाउंड पे चले जाते हैं, उससे भी आगे जाने तो MRI पे चले जाइए। MRI में क्या होगा, आपके जो वर्टिब्राज हैं, स्पाइन है, उसको भी जूम करके वो एक अगर उसमें कोई फ्रैक्चर है ना, कोई टीयर है, वो भी दिखा देंगे आपको कि ये प्रॉब्लम है आपके, है ना, बॉडी में। तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट उसके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं भाई। कहा जाता है कि हो सकता है अगर आप रेगुलर ये कराते हैं, ये कैंसर क्रिएट कर सकती हैं। तो मतलब आप तो तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ बनाई है आपने, किसके लिए, सभी के लिए, बेनिफिट के लिए, बट उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है, हर जगह पे पड़ रहा है। आपके बर्ड्स मर रहे हैं, कहते हैं जो नेविगेशन उनको दिक्कत बहुत आती है बर्ड्स को, इन टावर की वजह से उनका इम्यून सिस्टम डैमेज हो रहा है, उसका जो एक्सोस्केलेटन है वो वीक होता जा रहा है, उनकी लाइफ जो है छोटी होती है, जल्दी उनकी डेथ हो जाती है उस वजह से। माइक्रोवेव हैं तो उनके एग वो माइक्रोवेव्ड होते जा रहे हैं, माइक्रोवेव से आपको पता है क्या होगा, डेथ हो जाएगी उसकी, है ना। तो ये सारे इश्यूज हैं। ई वेस्ट, मोबाइल फ़ोन हैं, लैपटॉप हैं, बहुत अच्छी चीज़ हैं, पर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इनकी डिमांड बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो इसका जो वेस्ट है उसके लिए अभी हमारे पास रास्ता नहीं है, क्या किया जाना चाहिए। तो ई वेस्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। जैसे प्लास्टिक वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, तो उसमें से एक ई वेस्ट होता है। इसमें हैवी मेटल्स होते हैं जो कि आपके पोल्यूशन के, इसका जो सॉइल है उसको बहुत पोल्यूट कर सकते हैं। तो सॉइल पोल्यूशन हो रहा है किस वजह से, ई वेस्ट से। अब या तो आप यूज़ ना करें कंप्यूटर, ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप डिमांड ख़त्म कर दीजिए, ये तो डिमांड मल्टीप्लाई हो रही है हर साल या हर रोज़। पता नहीं कितने लैपटॉप और कितने मोबाइल फ़ोन्स नए खरीदे जाते होंगे और डंप किए जाते होंगे। तो जब रोज़ डंप किए जा रहे हैं तो उसमें क्या हैवी मेटल्स है, वो कहाँ जा रहे हैं, आपके एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, आपके वाटर को, आपकी सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं वो। तो ये क्या हुआ कि होना क्या था, डेवलपमेंट हो क्या रही है, डिस्ट्रक्शन। ठीक है। प्लास्टिक, ये तो आपको वैसे ही पता, हमने एक लेक्चर में बात भी की थी कि जो प्लास्टिक है तो इससे क्या है, डेवलपमेंट में बेनिफिट इसका है ना। आपकी इंडस्ट्री जो है इस पे चलती है, बहुत सारा क्या, मेजॉरिटी आप कह लीजिए 90% से ज़्यादा जो पैकिंग मटेरियल है वही यूज़ होता है जो रिटेल में है। आप शैम्पू लीजिए, पाउच आते हैं उसके, आप मिल्क ले लीजिए, आप स्नैक्स ले लीजिए, सारे स्नैक्स इसी में आते हैं, प्लास्टिक पैकिंग में है। वाटर बॉटल हैं, है ना। अब तो जो क्रॉकरी है वो भी आती है, हर तरह से आपको प्लास्टिक मिल जाएगी। बट वो क्या कर रही है आपके लिए, अब रिसर्च क्या कह रही हैं कि अब आपके ब्लड में मिलने लगी है, मेरीन लाइफ के लिए खतरा बन चुकी है, इसीलिए आपको पता होगा इसको बैन कर दिया गया। बहुत सारे कंट्री ने कर दिया, इंडिया ने भी 1 जुलाई से बैन कर दिया। कौन सा, सिंगल यूज़ प्लास्टिक की, सारी नहीं की, याद रखना कौन सी, 100 माइक्रोमीटर की जो है, 100 माइक्रोन वाली, उसको किया गया है, सारी नहीं की गई है। 120 की अभी अलाउड है, सितंबर में वो भी बंद हो जाएगी। तो 120 माइक्रोन से ऊपर की चलेगी। क्यों, क्योंकि इन सबको लॉस हो रहा है। और एक और तरीका है कि बनती किससे, फॉसिल फ्यूल। तो जितनी अब डिमांड बढ़ा रहे हैं उतनी फॉसिल फ्यूल की डिमांड बढ़ रही है। तो फॉसिल फ्यूल की डिमांड बढ़ने से क्या होगा, पोल्यूशन, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहे हैं आपके। ना तो ये वो होता है, रिसाइकल जल्दी होता है, थोड़ा बहुत करते हैं, और बाकी क्या है आपके लिए, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, लाइफ के लिए खतरा है, पोल्यूट करता है आपके ओशन को, आपकी फूड चेन में जा रहा है, और जो हम पानी वगैरह पीते कहते हैं उसके साथ भी आपकी बॉडी में जा रहा है। तो वो क्या, कार्सोजेनिक बन रहा है, कैंसर कॉज कर रहा है। चलिए वो अलग बात है, बट एनी हाउ आपका जो पोल्यूशन हो रहा है वाटर का, मेरीन लाइफ को खतरा बन रहा है। कौन बन रहा है, ये आपका जो तरक्की की चीज़ें हैं वही बन रही हैं, जो आपको ग्रो कर रही हैं, जो आपको डेवलप बना रही हैं। फिर अर्बनाइजेशन, ये अपने आप में एक समस्या है। हम चाहते हैं कि कोई गाँव में ना रहे, हर कोई शहर में रहे, यही चाहते हैं, और अर्बनाइजेशन हो रहा है।
इंडिया में सिटीज़ जो हैं बहुत सारे मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, पहले गिनती के हुआ करते थे, अब तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं ना। वैसे अगर शहर देंगे छोटे मोटे तो 5-7 हज़ार हैं हमारे यहाँ पे, बट जो मेजर हैं वो तो अभी देखो कितने आते हैं इस सेंसस में। पिछले में तो मैंने आपको कई बार बता दिया 53 थे। तो अर्बनाइजेशन तो एक अच्छी चीज़ हम कहते हैं, बट उससे क्या लॉस हो रहा है? उससे ही हो रहा है। अभी देखो लाइट्स बहुत चलती हैं वहाँ पे, नॉइस बहुत होता है। लाइट के बिना तो मतलब ही नहीं शहर आपको नज़र आता है। अब ये किसको अफेक्ट कर रहा है? नॉइस ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करता है। इंडस्ट्री है वहाँ पे, लाउड म्यूजिक है वहाँ पे, वो नॉइस सारा आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बट हम उस पर नहीं जाएंगे, हम बात करें एनवायरनमेंट पे। तो एनवायरनमेंट पे आ जाइए कि किसको कर रहा है? जो अर्बन लाइट है वो बर्ड्स के लिए इट्स वेरी हार्मफुल। नॉइस है अर्बन, और अर्बन लाइट्स हैं, यानी कि लाइट पॉल्यूशन। कहा जाता है कि रात को डिम कर देनी चाहिए लाइट, क्योंकि वो डिविएट हो जाते हैं। जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे होते हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। उनको लगता है यहाँ पे सन निकल चुका है, उनको लाइट ऐसे लगता है कि सनी है, और वो नीचे बेचारे चले जाते हैं, तो उनकी भी डेथ हो जाती है ऐसे। ठीक है। और उसके बाद शहर बन रहे हैं, तो मतलब सब कुछ अच्छा क्लीन होना चाहिए। बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, ज़्यादा बिल्डिंग बन रही है, तो जो कच्चा एरिया हुआ करता है आजकल वो कम होता जा रहा है। तो जो पानी है बारिश का कहाँ जाता है? पहले सीपेज हो जाया करती थी, कच्चा एरिया हुआ करता, वो नहीं है आपके पास। तो उससे क्या हो रहा है? वो ड्रेनेज में जाता है सारा। अब उसके दो लॉस हैं। पहला, आपका जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा, वो कम होता जा रहा है, तो वाटर स्केर्सिटी हो रही है। ऊपर से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ रही है, पानी की डिमांड बढ़ रही है ना, फूड की डिमांड बढ़ रही है, तो स्केर्सिटी आ रही है। दूसरा, आपके फ्लड कॉज कर रहा है, तो वो भी क्या है? एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स। किस वजह से हो रही हैं? आपके अर्बनाइजेशन की वजह से। अर्बनाइजेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बड़ा होगा, जितना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बड़ा होगा उतने कन्वीनियंस ज़्यादा नजर आएंगे, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है चाहे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है। और जितना ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होगा उतना ही पोल्यूशन, गैसेस ज़्यादा रिलीज होंगी, है ना। तो उतना ही आपका जो सिटी है वो गैस चैम्बर बनता जाएगा। तो इधर से जाइए उधर से जाइए, कहीं बचने वाले नहीं हैं। तो समस्या यहाँ पे आती है। मुद्दा ये है, सवाल ये है कि भाई डेवलपमेंट करें या एनवायरनमेंट को बचाएं? क्या बचाना है आपको? तरक्की करनी है, अपने आप को एक सोफिस्टिकेटेड, वेल एजुकेटेड और हाई स्टैंडर्ड वाला बनाना है, या अपनी कंट्री को, अपनी धरती को बचाना है, या अपने आप को, अपनी एग्जिस्टेंस को बचाना, कुछ ऐसा कहा जा सकता है। तो क्या करें? दोबारा से वो चलो बैक टू वेदास, राम राज्य की ओर खेती करेंगे सिर्फ, और इंडस्ट्री बंद कर देंगे, उगा के खाएंगे और ये केमिकल नहीं यूज़ करेंगे, ऐसा चलेगा क्या? अभी तो सोचने वाली बात है ना। अब मुद्दा ये है कि हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट से क्या लेना देना हमें? होता तो होने दो, हमारा तो नहीं हो रहा ना, हमारे पास तो एसी है, हम तो एसी चला के बैठ जाएंगे, हमने तो खेती नहीं करनी, जो करेगा करेगा, हम तो वहाँ से खा लेंगे। बट ऐसा नहीं है ना, वो फूड चेन में आपकी आ रहा है कहीं ना कहीं। एक जो इम्पैक्ट है, अगर किसी पे इम्पैक्ट किस चीज़ का हो रहा है, ऐसा मत सोचिएगा कि आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट होगा। अगर डिफॉरेस्टेशन किसी और स्टेट में हो रही है या स्टेट्स में हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट आपकी स्टेट्स पे भी पड़ेगा, चाहे वन वे और द अदर। जैसे चाहे रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब हो, चाहे वो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज हो, है ना, डिप्लीट हो, वो कुछ भी हो सकता है। अब आपको फूड चाहिए, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इसके के लिए क्या है? एनवायरनमेंट का रोल आ जाता है। रेगुलेशन, क्लाइमेट रेगुलेट करना है, वाटर क्वालिटी रेगुलेट करनी, क्या है? एनवायरनमेंट का रोल है। रिक्रिएशनल, रिलीजियस सर्विस, उसके लिए, आपके कल्चर के लिए भी आपका एनवायरनमेंट का रोल है। और जो न्यूट्रिएंट रिसाइकल है और उसके अलावा सॉइल फॉर्मेशन है, इसके लिए भी। तो सपोर्टिव सर्विस, हर तरह की जो नीड है आपकी, वो एनवायरनमेंट से ही कह लीजिए। जैसे आप कह सकते हैं धरती माँ आपको सब कुछ दे रही है, तो धरती माँ क्या एनवायरनमेंट है? ये पानी धरती दे रही है, ये खाना आपको धरती दे रही है, धरती हम ले रहे हैं यहाँ पे एज एनवायरनमेंट, है ना। उसी एनवायरनमेंट से आपको सब कुछ मिल रहा है और उसी को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। अगर उसका पॉल्यूशन उसमें बढ़ेगा तो आपको वो मिलेगा नहीं, वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। और इसीलिए कुछ कॉन्सेप्ट आप सुनते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे आप क्या करना पड़ेगा? तो आपको अगर कंटिन्यू करना है, अब देखो डेवलपमेंट इज़ मस्ट, बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट आपने किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया तो आप, इंडिया की अगर मैं बात करूँ, आप सुपर पावर नहीं बन पाएंगे। अगर इंडिया की ना भी बात करें, कॉमन बात करें एज ए ह्यूमन बीइंग, तो फूड सिक्योरिटी इज़ मस्ट। फूड सिक्योरिटी कब मिलेगी? आपकी जो बेसिक कम्युनिटीज़ है वो कब मिलेंगी? आपको वाटर चाहिए, ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैसे होगा? जब आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो नहीं पॉसिबल है।
है ना। आपने एयरप्लेन्स बना लिए, कम्युनिकेशन फास्ट कर लिया, पर हो क्या रहा है, आपका एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा ताकि सब कुछ ठीक रहे। उसके लिए आप बात कर सकते हैं जो डेवलपमेंट है आपकी वो सस्टेनेबल हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसी की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उसको मिनिमाइज किया जा सके। इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड ऑल टुगेदर, बट इट कैन बी मिनिमाइज्ड, ये ध्यान रखिएगा बस, राइट। ताकि जो अभी आपकी डिमांड है, नंबर 1। दूसरा, जो फ्यूचर जनरेशन्स आएंगी उनके लिए थोड़ी गंद फैला के जाओगे, उनकी भी तो डिमांड होगी, वो कैसे फुलफिल होंगी। जब आपकी जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होगी, तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो इकोनॉमी जो एनवायरनमेंट है इंटर रिलेटेड है, तो आपको क्या करना है, ऐसा देखना है कि आपका जो इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो उसके लिए ऐसे नहीं कि हम नहीं सोच रहे हैं। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो 72 की बात है, तब से हम लगे हुए हैं और अलग अलग डेलिब्रेशन डिस्कशन चलती रहती है, मीटिंग्स होती रहती है, समिट्स होती रहती हैं। किस चीज़ के लिए, अगर हम बात करें एनिमल्स की, उसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें बनी हुई। IUCN की रेड लिस्ट निकलती है, वो बताते हैं कौन सा जो है स्पीसीज़ एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट हो रहा है, तो उसको बचाना क्या है, कैसे करना चाहिए। दूसरा, अगर आप बात करें ओजोन के लिए, है ना, जो केमिकल हैं, हजार्डस केमिकल हैं, उनकी मूवमेंट के लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो हर चीज़ के लिए, क्लाइमेट चेंज है, ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन के लिए, तो समिट होती रहती हैं। और फिर UN ने एक चीज़ वहाँ पे अडॉप्ट की कि जो डेवलपमेंट है आज के बाद आपकी सस्टेनेबल होगी, तो उसके लिए गोल्स हमने सेट किए हैं। बहुत सारे गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, आपको पता होगा, हमें सारे नहीं देखने हैं। तो आप SDG गोल्स यहाँ पे थोड़े से इलेबोरेट कर सकते हैं अगर चाहें तो। आप सिर्फ कौन से उठा लेंगे, एनवायरनमेंट वाले उठा लेंगे। कौन कौन से हैं, जैसे लाइफ ऑन लैंड, ये गोल है कि जो लाइफ है यहाँ पे वो कैसे उसको सस्टेनेबल बनाया जा सके। क्लाइमेट एक्शन, आपको क्लाइमेट चेंज रोकना है, उसके लिए क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जो आपकी कंजप्शन हो वो रिस्पॉन्सिबल हो, इरेशनल ना हो, और प्रोडक्शन भी कैसे होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल। मीन्स आप किस कॉस्ट पे उगा रहे हैं, आप सॉइल को डिग्रेड करके उगा रहे हैं खाना, टॉक्सिक बना के कर रहे हैं, आप वाटर को, एयर को पोल्यूट करके खाना उगा रहे हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जो एनर्जी ना सबसे बड़ा रोल तो इसी का है पोल्यूशन करने का। तो आपको क्या करेंगे, आप स्विच करने की कोशिश करेंगे किसकी तरफ, क्लीन एनर्जी की तरफ। रीन्यूएबल, हमने एक बार बात भी की थी लेक्चर में, अगर आपको ध्यान नहीं है तो पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, बायोडीजल की बात की थी, वो हमने बात की है, तो उसके लिंक कर सकते हैं, है ना। ज़ीरो हंगर, ज़ीरो हंगर मीन्स हंगर ये है कि फूड सिक्योरिटी की तरफ हम बात करें। फूड सिक्योरिटी कैसे हो सकता है, अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो। तो वो कब हो सकता है, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और न्यूट्रिशनल या यूटिलाइजेशन उसका, वो तब पॉसिबल जब आप सस्टेनेबल बनाएं। अदरवाइज अगर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स उगा रहे हैं तो वो अच्छी डाइट नहीं होगी, आपकी फूड सिक्योरिटी सिक्योर या फूड जो है सिक्योरिटी पॉसिबल नहीं होगी वो। तो इन एरियाज पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये ऐसे करके आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो आई एक्सपेक्ट कि जो हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी को डाउट है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड आई टेक केयर ऑफ इट। फाइन, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।